हेलो एवरीवन, माय नेम इज रिद्धि। यहाँ पर हम समझेंगे कि इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स जो कि पीएसआर ऑप्शनल का पेपर 1B का पार्ट है, उसमें और जीएस2 पॉलिटी मेंस में डिफरेंस क्या होता है। मतलब कि जब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बहुत ही सिमिलर लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, सिमिलर टॉपिक्स होते हैं, तो उसमें डिफरेंस क्या आता है पीएसआर ऑप्शनल के कंटेक्स्ट में। जीएस2 और पीएसआर काफी सिमिलर रहता है, स्पेशली ये वाला पार्ट और इंटरनेशनल रिलेशंस वाला पार्ट। बट स्टूडेंट्स जनरली जो गलती करते हैं वो यही करते हैं कि जो आंसर लिखते हैं वो पूरा पॉलिटी के लेवल का आंसर लिख देते हैं। बट जीएस2 पॉलिटी और पीएसआईआर में दोनों में डिफरेंस होता है। तो आपको बेसिकली क्या करना है कि ऑप्शनल स्पेसिफिक ही आंसर लिखना आपके लिए जरूरी है। अगर आप आंसर लिख दोगे मेंस के हिसाब से, जीएस2 के हिसाब से, तो फिर आप ये मान के चलो कि नंबर भी उसी हिसाब से ही मिलेंगे। तो आप यहाँ पर देखो थोड़ा सा कि सिलेबस में क्या है। सिलेबस में बेसिकली इंडियन नेशनलिज्म ये वाला पार्ट आएगा आपका पूरा। इसमें नॉन कॉपरेशन, सिविल डिसोबीडियंस वगैरह वगैरह सारी चीजें आती हैं। फिर मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये पूरा आपका पॉलिटी वाला सेक्शन है। लक्ष्मीकांत इसके लिए पढ़ी जाती है, जैसे लेगेसीज ऑफ द ब्रिटिश रूल, डिफरेंट सोशल एंड पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव्स, सेलियन फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, प्रीएम्बल, फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज। अब लक्ष्मीकांत जब आप करते हो ना, तो उसमें आपको प्री स्पेसिफिक मिल जाता है। जीएस2 मेंस से भी आप कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स ले सकते हो। बट पूरा अगर आपको पीएसआर स्पेसिफिक आंसर इसमें लिखना है, जैसे प्रीएम्बल आ गया या फंडामेंटल राइट्स आ गया, तो इसमें ना आपको पीएसआर के ही कीवर्ड्स ऐड करने पड़ेंगे। ये वाला थ्योरी वाला पार्ट आप ये मान के चलो कि जीएस2 मेंस का पार्ट आपको पीएसआईआर के पेपर 1A की जो थ्योरी वाला पार्ट है उससे आपको इन दोनों को आपका इंटरलिंकिंग करनी पड़ेगी, तब जाके आपका आंसर पीएसआईआर का ये जीएस2 वाला प्रिपेयर हो जाएगा। तो पीएसआईआर पॉइंट ऑफ व्यू के लिए आपको पीएसआईआर पेपर 1A का जो थ्योरी पार्ट है उससे इंटरलिंक करना पड़ेगा। तो एग्जाम्पल के लिए मान लो आपके पास फंडामेंटल राइट्स का ही एक क्वेश्चन आता है, तो आप क्या कर सकते हो, बेसिकली फंडामेंटल राइट्स में आप लॉक और लास्की के बारे में लिख सकते हो। जैसे कि लॉक के बारे में आप लिख सकते हो, लॉक का जो नेचुरल राइट्स की उनकी थ्योरी है उसके बारे में आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो कि वो बहुत ही इंडिविजुअल फ्रीडम पर फोकस करते थे, उसी के बारे में बात करते थे। और अगर आप इसको यहाँ पर फंडामेंटल राइट से इसकी लिंकेज देते हो तो आप कैसे दोगे इसका कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो फंडामेंटल राइट्स है पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में ही आते हैं। तो यहाँ पर लॉक का जो एम्फेसिस रहा है ना इंडिविजुअल लिबर्टीज के ऊपर, एक इंडिविजुअल के ऊपर, तो वो आ जाता है आपका आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी वाला, और आर्टिकल 19 भी आप ले सकते हो कि फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन। ये सारी चीजें लॉक के प्रिंसिपल्स को दर्शाती हैं बेसिकली। कि लॉक का बेसिकली आइडिया था ना कि गवर्नमेंट की लेजिटिमेसी हम ही से ही आती है, हमारे जो नेचुरल राइट्स हैं हम ही ये डिसाइड करेंगे, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें जो है ना कि कैसे आप इंटरलिंक करोगे, इसके लिए आपको थोड़ा थोड़ा ये थिंकर्स के ऊपर पता रखना चाहिए, ठीक है। जैसे कि अब आप लास्की के ऊपर अगर बात करते हो, तो लास्की का क्या था कि वो सोशल और इकोनॉमिक राइट्स के बारे में काफी बात करते थे। तो सोशल एंड इकोनॉमिक राइट्स को अगर आप लिंकेज दोगे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से, तो यहाँ पर फंडामेंटल राइट्स के कंटेक्स्ट में तो राइट टू इक्वालिटी आ सकता है, आर्टिकल 14। फिर राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, आर्टिकल 23, आर्टिकल 24 भी आप यहाँ पर लिंकेज कर सकते हो इसका, ठीक है। कि लास्ट की चाहते थे एक जस्ट सोसाइटी चाहते थे जहां पर इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज बहुत ही कम हो जाए और सोशल जस्टिस को प्रायोरिटी दी जाए। ऐसे ही अगर आप बात करो कि सोशल और इकोनॉमिक वेलफेयर का, तब तो डीपीएसपी तो डायरेक्टली रोल प्ले करता है, जो कि पार्ट 4 आता है, जो कि नॉन जस्टिसेबल राइट्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है ना आपको बेसिकली कि कुछ कुछ थिंकर्स एड ऑन करके अपना आंसर पीएसआईआर पॉइंट ऑफ व्यू का लेकर के आना है। मान लो आपका पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के ऊपर ही क्वेश्चन आता है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। यहाँ पर आप क्या लिंक दे सकते हो, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में आप लिंक देना थोड़ा सा कि डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी को लेकर। साथ में आप यहाँ पर हैना अरेंट से भी लिंक कर सकते हो। आप पूरा इसको पीएसआईआर का पॉइंट ऑफ व्यू से दर्शाओ। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी बेसिकली होती है कि सिटीजन्स का रिप्रेजेंटेशन किया जाता है इलेक्टेड ऑफिशियल्स के द्वारा एक लेजिस्लेटिव बॉडी में, टिपिकली पार्लियामेंट में किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी का क्या कंसेप्ट होता है कि आप डिबेट्स करते हो, डिस्कशन करते हो, कंसेंसस होता है बेसिकली एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस में। तो डेमोक्रेटिक लेजिटिमेसी वो सिर्फ वोटिंग से नहीं आती है, बल्कि क्वालिटी क्या है डेलिबरेशन का,
वहां से डिसीजन मेकिंग आपका आना चाहिए। तो अभी अगर आपको पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी से थोड़ा सा अगर आप लिंक करते हो, तो यहाँ पर आप बताओगे कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी बेसिकली एक इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क प्रोवाइड कर देती है डेलिबरेटिव प्रोसेसेस के लिए। पार्लियामेंट्री डिबेट्स और कमेटी हियरिंग्स जो है वो ऐसे डेलिब्रेशंस के लिए एक वेन्यू बन जाता है बेसिकली। ठीक है, तो आप पब्लिक पार्टिसिपेशन को एनकरेज कर सकते हो, साथ ही साथ आप एक ट्रांसपेरेंट डिसीजन मेकिंग कर सकते हो। ये सारी चीजें कि डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी बेसिकली एक अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म स्ट्रेंथन करेगा, ये सारी चीजें आप लिख सकते हो। फिर ऐसी हैना अरेंट के ऊपर अगर आप बात करते हो, तो हैना अरेंट ने पब्लिक स्फेयर की इंपॉर्टेंस को बहुत एम्फेसाइज किया था एक पॉलिटिकल एक्शन और डेलिबरेशन के लिए। तो यही सारी चीजें आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो कि सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर हैना अरेंट के वर्क में बहुत ये हाईलाइट किया गया है, सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी का क्या रोल है, एक्टिव सिटीजनशिप का रोल, इंडिविजुअल्स का क्या रोल है डेमोक्रेटिक गवर्नेंस को लेकर। ऐसे ही उन्होंने इसके बारे में बात की है कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी और ज्यादा डेलिबरेटिव हो सकती है। तो ये सारी चीजें हैना अरेंट ने बात की है। तो आपने क्या किया, एक बेसिक सा आंसर था आपका पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का, जो आप GS2 मेंस में भी पढ़ते हो, पर इसी आंसर को आपने ये सारी चीजें ऐड ऑन करके इसको PSIR बना दिया। समझ गए आप? तो आपको यही सब करना है। अब आप सोचोगे कि इसके अलावा, पहले मैं आपको बताती हूँ कि इसके अलावा आप क्या क्या ऐड कर सकते हो। सबसे पहले तो आप इसके अलावा कुछ सुप्रीम कोर्ट के केसेस भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। इस तरीके के अगर कोई केस आता है या कोई भी ऐसा टॉपिक है उसके रिगार्डिंग, कुछ कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स आप ऐड कर सकते हो। पहले बस सुन लेना, ये मत सोचना कि कैसे याद रहेगा वगैरह, वो सब मैं बताऊंगी आपको। फिर आप कुछ कमीशंस ऐड करना, कमीशंस के रिकमेंडेशंस। ठीक है, उसके बाद कुछ कंटेम्प्रेरी एग्जाम्पल्स होने चाहिए आपके ऐड, कंटेम्प्रेरी एग्जाम्पल्स, या फिर आप यहाँ पर ये मान के चलो कि करंट अफेयर्स का पार्ट आपको ऐड करना है। करंट अफेयर्स से आपको टच में रहना है। कोई भी करंट अफेयर्स मैगजीन उठा लो और उसमें दिए गए जो मेंस के टॉपिक्स हैं उनको अपने यूनिट वाइज डिवाइड कर लेना, आप अपने खुद के नोट्स बना रहे हो तो यहाँ पर आपको बेसिकली क्या करना है, कुछ केसेस हैं, जैसे कुछ केसेस आपको रट लेने हैं। जो भी टॉपिक आए उससे रिलेटेड केसेस जो पहले से रटे हैं वो एक ना एक बार मेंशन जरूर कर दो। तो बेसिकली आपको क्या करना है कि कंटेंट बॉडी में PSR स्पेसिफिक कीवर्ड्स यूज कर देने हैं। ठीक है, और कुछ स्कॉलर्स यूज करो। स्कॉलर्स जैसे कि आप सिर्फ वेस्टर्न स्कॉलर्स नहीं यूज करोगे, इंडियन प्लस वेस्टर्न दोनों स्कॉलर्स यूज करोगे, अच्छा इम्पैक्ट जाता है। ठीक है, तो आपको बेसिकली क्या करना है कि ये सारी चीजें तो करनी ही है, साथ में ये मत सोचना कि मुझे तो एग्जाम के टाइम पर ये देखेंगे और तब लिंक करना पड़ेगा। नहीं, ये सब एग्जाम में सोचने करने का टाइम नहीं होता है, टाइम बहुत ही कम मिलता है। तो आंसर्स आपको पहले से ही प्रिपेयर करके जाने होते हैं। उसमें PYQs बहुत हेल्प कर देते हैं। एक एक PYQ को आपको अच्छे से करना पड़ेगा। अगर आइडिया नहीं है, सिनॉप्सिस IAS की वेबसाइट पर जाना, वहां पर आपको फ्री बुकलेट मिलेगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, वो डाउनलोड कर लेना। उससे आंसर का आपको फ्रेमवर्क पता लग जाएगा। कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स होते हैं, उसका इंट्रोडक्शन कंक्लूजन तो आप बहुत बाय हार्ट रट के जाओ। कुछ कोट्स भी रट के जा सकते हो, जो अच्छे कोट्स हो उसको आप इंट्रोडक्शन या कंक्लूजन कहीं भी यूज कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि एक कोट मैं आपको सिंपल सा बता देती हूँ कि इन इंडिया पीपल डोंट कास्ट देयर वोट, दे वोट देयर कास्ट। तो इस तरीके के कोट अगर आप रट के चले जाते हो तो उसमें क्या होता है कि अगर कोई भी क्वेश्चन आता है उस टॉपिक से स्पेसिफिक, तो वहां से आप यहीं से स्टार्ट कर सकते हो। तो इंट्रोडक्शन या कंक्लूजन का एक अच्छा मटेरियल बेसिकली बना देते हैं। नेक्स्ट चीज होती है आपकी कि आप पॉइंटर्स में लिखो। ट्राई करो कि पॉइंटर्स में ही आप आंसर अपना लिखोगे। उससे क्या होता है ना, पॉइंटर्स में लिखने से थोड़ा सा बेटर क्लैरिटी आती है, आप सामने वाले को भी बेटर क्लैरिटी आएगी कि हाँ आपको अपना टॉपिक आता है, आपको अपना ऑप्शनल बहुत अच्छे से आता है, क्योंकि उसमें क्लियर लिखा होता है। आपके पॉइंटर्स में कुछ कीवर्ड्स होते हैं जो कि अच्छे से हाईलाइटेड रहते हैं, तो उस चीज़ पर आप बिल्कुल फोकस कर देना। अब यहाँ पर एक और चीज़ आती है, जैसे कि मैंने आपको 2-3 चीज़ें यहाँ पर बताई हैं। इसमें एक इशू ये आता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में लोग कहते हैं कि ठीक है फ्रेमवर्क हम देख गए हैं और हो गया। नहीं, वो चीज़ नहीं करनी है। फ्रेमवर्क देख गए हो वो बहुत अच्छी बात है, बट आपको ना वो प्रिपेयर पहले से ही करके जाना पड़ेगा। रैंडम टेस्ट सीरीज लगाना अभी आप एकदम से वहीं से स्टार्ट मत करो। आप स्टार्ट करो PYQs को पूरा रट लेने से। एज इट इज जो आंसर है ना उसको रट लो, बार बार उसी की प्रैक्टिस करके देखो, और अभी इधर उधर कहीं मत देखो, रैंडम क्वेश्चंस पे मत जाना।
पॉइंटर्स में आप थोड़े से कीवर्ड ज़रूर ऐड करना। अब यहाँ पर आपको प्रॉब्लम ये आएगी कि ये सब चीज़ें ना मेरे को याद कैसे रहेंगी, उसी के लिए मैंने आपको ये चीज़ बताई है ना अगेन, कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूरे रट के चले जाओ। उससे क्या होगा, आपका एक स्टैटिक इंट्रोडक्शन कंक्लूजन रेडी हो जाएगा। जैसे मान लो अभी लॉक ही है, जॉन लॉक है, इसका इंट्रोडक्शन आप रट लो ना, कंक्लूजन रट लो, पता कर लो लॉक किस तरीके का बंदा था, क्या बात की है, कि ठीक है अच्छा नेचुरल राइट्स के ऊपर बात की है, इंडिविजुअल लिबर्टी के ऊपर बात की है, बस रट लो। लास्ट की है किस चीज के बारे में बात कर रहा था बंदा, सोशियो इकोनॉमिक राइट्स के ऊपर ही तो बात कर रहा था। ये सब चीजें आप रट के चले जाओ, उसमें क्या कौन सी बड़ी बात है। ये चीजें आपको माइंड में होनी चाहिए कि ये लोग कैसे थे, बेसिकली वो चीज आपके माइंड में होनी चाहिए। अब एक दो चीजें यहाँ पर हम और बात करते हैं। अब मान लो आपका बड़ा क्वेश्चन आ जाता है, जैसे छोटे क्वेश्चन में तो 10 मार्कर में तो बहुत इजी हो जाता है लिखना, क्योंकि उसमें क्या है, आप बहुत ज्यादा इंट्रोडक्शन कंक्लूजन पे फोकस करते ही नहीं हो, आप मेन बॉडी पर ज्यादा फोकस करते हो। तो अब मान लो आपने यहाँ पर लिख लिया है अभी अपना 20 मार्क का क्वेश्चन आता है आपके पास एग्जाम में, और उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, उसमें आपको मटेरियल भी अच्छा देना पड़ेगा। तो आप क्या करोगे, अपना जो बॉडी है ना कंटेंट की, उसको आप फेजेस में डिवाइड कर दो। फेज 1, फेज 2, फेज 3, उससे आपका कंटेंट बन जाएगा और अच्छा कंटेंट बन जाएगा। उसमें जैसे मान लो 3 फेज है या 4 भी फेज हो सकते हैं, मतलब डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन। अभी मान लो फेज 1 में 1950s टू 60s वाला पार्ट डिवाइड कर दो, फिर यहाँ पर 1970s टू 80s का पार्ट डिवाइड कर दो, यहाँ 90 का पार्ट डिवाइड कर दो आगे, ठीक है। इस तरीके से आप फेजेस में डाल दो अपना आंसर को, तो आपका बहुत ही सेग्रीगेटेड आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो इंटरलिंकिंग बहुत सिंपल होती है। आपको इन शॉर्ट एक चीज याद रखनी है कि आपको करंट अफेयर्स को, जो करंट टॉपिक्स चल रहे हैं, करंट को आपको थ्योरी में लाना है, ठीक है, और थ्योरी को वापस करंट में लाना है। ये आपकी इंटरलिंकिंग होनी चाहिए। अब एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको एक क्वेश्चन बताती हूँ। 2023 का क्वेश्चन आया था, द मेन गोल ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज टू जनरेट सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटीज अमंग द सिटीजन्स। तो अब आप इसको, ये तो फंडामेंटल ड्यूटीज का क्वेश्चन है तो GS2 का क्वेश्चन है ना, तो अब आप इसको लिखोगे कैसे कि ये क्वेश्चन बेसिकली इसका आंसर PSIR का बनाना है। अब आपको इसमें आप इंट्रोडक्शन में थोड़ा सा मेंशन करोगे। सबसे पहले तो फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में आप बता सकते हो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या एम है इसका, एक सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटीज जनरेट करना सिटीजन्स में। 42nd अमेंडमेंट के थ्रू ये लाई गई थी, 1976 में लाई गई थी। ये एक मॉरल कंपास की तरह है, बेसिकली सिटीजन्स को गाइड करती है कि आपको अपने नेशन के गवर्नेंस में कैसे हेल्प करना है और कॉन्ट्रीब्यूट करना है उसकी डेवलपमेंट में, ठीक है। ये फंडामेंटल राइट्स को कॉम्प्लीमेंट करती हैं। उसके बारे में आप लिख सकते हो कि इंडिविजुअल लिबर्टीज और सोसाइटी ऑब्लिगेशंस के बीच में एक बैलेंस ये बना के चलती हैं, ठीक है। तो दोनों साइड का बता सकते हो। फिर आप इसकी हिस्ट्री बताओ, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड दे दो इसका कुछ, कि जैसे कि जो कंसेप्ट है ड्यूटीज का वो नया नहीं है अभी यहाँ पर, क्योंकि हमारे जो एंशियंट इंडियन टेक्स्ट हैं, जैसे कि हमारे वेद हैं, वेदास एंड धर्मशास्त्र के बारे में आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। यहाँ पर इंडिविजुअल लिबर्टीज के ऊपर ऑलरेडी एम्फेसिस किया गया है कि आप सोसाइटी की तरफ आपकी इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या रहेंगी, कि एक इंडिविजुअल की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है टुवर्ड्स द सोसाइटी। ये तो हमारे वेदों में और धर्मशास्त्र में भी लिखा हुआ है। तो अगर फंडामेंटल ड्यूटीज को आप कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड करते हो तो वो ऑटोमेटिकली सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी के प्रिंसिपल से इन्फ्लुएंस्ड है, जो कि सोशलिस्ट कंट्रीज में भी देखा गया है। सोशलिस्ट कंट्रीज कौन सी होगी, पर्टिकुलरली USSR में उस टाइम पर देखा गया था। 42nd अमेंडमेंट को थोड़ा सा आप यहाँ पर एक्सप्लेन भी कर सकते हो, कि जैसे कि 42nd अमेंडमेंट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। तो ये बेसिकली इमरजेंसी पीरियड के दौरान आया था और एक नया पार्ट आ गया था, पार्ट 4A। ये तो आपको बाय हार्ट रटा होना चाहिए कि कौन सा पार्ट कहाँ से आया था, जो कि प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, है ना। तो ये फंडामेंटल ड्यूटीज अंडर आर्टिकल 51A अंडरलाइन करती है। फिर अब आपको क्या करना है ना, अभी ये जो पूरा कंसेप्ट है ना, जो क्वेश्चन पूछा हुआ है, उस कॉन्सेप्ट को आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करो। सिंस 15 मार्कर क्वेश्चन है, इसलिए हम थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करके चलेंगे, क्योंकि प्रिपेयर करने में थोड़ा सा ज्यादा प्रिपेयर करना, ताकि एग्जाम में कम लिख पाओ थोड़ा। आर्टिकल 51A के बारे में आप बता सकते हो। 11 ड्यूटीज आती हैं इसमें, नेशनल सिंबल से लेकर हार्मनी प्रमोट करना, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना, सारी चीजें आप लिख सकते हो। ये ड्यूटीज बेसिकली नॉन जस्टिशिएबल होती है। मतलब नॉन जस्टिशिएबल का क्या मतलब होता है, कि जो कि लॉ के द्वारा एनफोर्सेबल
रिस्पॉन्सिबल नहीं है, बट एक मॉरल ऑब्लिगेशन जरूर लेकर के आती है सिटीजन्स के लिए। अब सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, सबसे पहले तो मेरे को यही बताना चाहिए आपको कि सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि सिटीजन्स का बेसिकली एक्टिव पार्टिसिपेशन हो डेमोक्रेटिक प्रोसेस में, लॉज को वो माने और कम्युनिटी वेलफेयर में कंट्रीब्यूशन दे दें अपना। तो फंडामेंटल ड्यूटी का एम ये है कि वो पेट्रियोटिज्म, सोशल हार्मनी, पब्लिक प्रॉपर्टी की तरफ रिस्पेक्ट होनी चाहिए सिटीजन्स की, ये सारे वैल्यूज को इंस्टिल करती है। अब यहाँ पर आप कुछ थिंकर्स पर्सपेक्टिव भी ऐड करोगे। कौन से थिंकर्स पर्सपेक्टिव आप ऐड कर सकते हो, जैसे कि महात्मा गांधी ऐड कर लेना, B.R. अम्बेडकर ऐड कर। महात्मा गांधी ने जैसे क्या कहा था, उन्होंने कहा था कि फंडामेंटल ड्यूटीज की इंपॉर्टेंस को ज्यादा एम्फेसाइज किया था ओवर राइट्स, फंडामेंटल राइट्स, है ना। वो ये कहते थे बेसिकली कि अगर आप अपने खुद की ड्यूटी निभा लेते हो तो नेचुरली आपका अधिकार आपको मिल जाएंगे, तो ड्यूटीज की ज्यादा इंपॉर्टेंस है। अब यहाँ पर डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के बारे में भी आप लिख सकते हो। उनके बारे में आप लिखो कि उन्होंने एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजनरी को एडवोकेट किया था, कि उनको पता होना चाहिए कि आपका नेशन बिल्डिंग में क्या रोल है, हम सभी को पता होना चाहिए। ऑल्दो उन्होंने डायरेक्टली फंडामेंटल ड्यूटीज से इन्फ्लुएंस नहीं किया, पर उनका जो विजन था पूरा वो ये था कि एक एनलाइटेंड सोसाइटी होनी चाहिए, जो कि हमारा जो अभी क्वेश्चन है उससे थोड़ा सा अलाइन करता है। अब इसमें आप, ये तो इंडियन थिंकर्स हो गए, अब यहाँ पर आप वेस्टर्न थिंकर्स ऐड करना, जिसमें आप J.S. मिल ऐड कर सकते हो, क्योंकि J.S. मिल ने इंटरडिपेंडेंस ऑफ राइट्स एंड ड्यूटीज की बात की थी। उन्होंने कहा था कि सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी जरूरी है ताकि डेमोक्रेटिक सोसाइटी प्रॉपर्ली फंक्शन कर पाए। अब इसके अलावा आप बात कर सकते हो रूसो की। रूसो भी एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करते थे, जहाँ पर सिटीजन जो है एक म्यूचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी से बाउंड है, जहाँ पर एक कलेक्टिव वेलबींग इंश्योर की जाती है। फिर आप इसके कुछ सिग्निफिकेंस बता सकते हो कि नेशनल यूनिटी को प्रमोट करता है, सोशल हार्मनी, वही जो फंडामेंटल ड्यूटीज है उसको बता देना, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन बता देना, एजुकेशनल वैल्यू वगैरह। कुछ क्रिटिसिज्म भी आप इसके मेंशन करना चाहो कर सकते हो। बट अब आते हैं इंपॉर्टेंट पार्ट पे, जो करंट अफेयर्स वाला या कंटेम्प्रेरी एग्जाम्पल्स वाला पार्ट है। तो उसमें आप मेंशन कर सकते हो, एक तो स्वच्छ भारत अभियान मेंशन कर देना, ठीक है ना। इसमें क्या हुआ था, नेशन वाइड कैंपेन चला था क्लेanलीनेस के लिए, सैनिटेशन के लिए, जो कि हमारी फंडामेंटल ड्यूटी से अलाइन करता है, जो कि एनवायरनमेंट और पब्लिक प्रॉपर्टी को प्रमोट करने के लिए आगे आते हैं। उसमें सिग्निफिकेंट सिटीजन पार्टिसिपेशन देखा गया था। फिर नेशनल यूनिटी प्रमोट करने के बारे में आप यहाँ पर बात कर सकते हो कि एक भारत श्रेष्ठ भारत के बारे में, ऐसे प्रोग्राम्स का एम होता है कल्चरल यूनिटी को इन्हांस करना, एक डाइवर्स रीजन्स को समझना, जो कि हमारी ड्यूटी को रिफ्लेक्ट करता है हार्मनी प्रमोट करने के लिए, और एक कॉमन ब्रदरहुड लेकर के आता है। फिर कुछ एनवायरमेंटल इनिशिएटिव्स हैं, उसके बारे में आप बात कर सकते हो। ट्री प्लांटेशन ड्राइव्स हो गई या वाटर कंजर्वेशन एफर्ट्स हो गए, जो कि हमारी एक अवेयरनेस को दर्शाते हैं, हमारी एनवायरमेंटल ड्यूटीज को लेकर हमारा कमिटमेंट भी दिखाते हैं। तो ओवरऑल अब आपने क्या किया ना, ये सारी चीजें बना के इसको GS2 के आंसर से सीधा आप PSR के आंसर पे ले गए। कीवर्ड्स आपने ऐड किए अच्छे अच्छे, ठीक है। उसके बाद आपने अच्छे एग्जाम्पल्स ऐड किए, आपको जहां भी लगा आपने कुछ कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स भी ऐड किए, आपने प्रॉपर एक आंसर दिया है। एक पावर पैक्ड आंसर है ये, जो PSR का आंसर होना चाहिए, और ये आंसर प्रॉपर आपका डिफर करेगा GS2 के आंसर से। तो इस टाइप का होना चाहिए। और भी कुछ क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हो, अगली बार मैं गाइडेंस जरूर बना दूंगी उसके ऊपर, ठीक है ना। तो एक लेक्चर उस पर बन जाएगा, कोई भी क्वेश्चन हो आप पूछ लेना बस, ठीक है। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।